नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय सिंह और मैं आज फिर आपके सामने शुरू कर रहा हूं इतिहास को। देखिए, हम इतिहास के कुछ पन्नों को पहले ही देख चुके हैं। आज हम इतिहास के एक नए पन्ने को देख रहे हैं जिसका नाम है ऋग्वेद। आप देख रहे होंगे ऋग्वैदिक काल। अगर हम बात करें इस ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल में हम क्या पढ़ते हैं? आपके सामने एक मैप दिख रहा है, एक नक्शा दिख रहा है आपके सामने। ये मैप बताता है कि भारत में ऋग्वैदिक काल क्या था या कब से शुरू हुआ। तो अब अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल की जो शुरुआत है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आती है। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक को हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात कि ऋग्वैदिक काल था क्या, ये है क्या, यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। हमेशा याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल को हड़प्पा सभ्यता के साथ कंपैरिजन में वो पूछेगा। अगर आप मेंस के पेपर में जा रहे हैं, अगर आप मेंस ले रहे हैं तो वो हमेशा ही आपसे कंपैरिजन पूछेगा कि बताइए हड़प्पा से ऋग्वैदिक काल में क्या अंतर आया। और अगर हम बात करेगा तो वो हमसे पूछेगा कि बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। तो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको उनके बारीक बिंदुओं को बहुत देखना होता है। तो सबसे पहले हम अगर देख रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, कैसे हुई, किसने करी, कौन थे, कब थे। तो मैंने आपको इसके बारे में समय बताया कि 1500 से लेकर 1000 के बीसी के टाइम जो माना गया वो ऋग्वैदिक का माना गया। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, इससे पहले हमने एक कहानी, एक नाम सुना था, R.E.M. व्हीलर। देखिए, R.E.M. व्हीलर पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी खोज करी और बताया, जिसमें से आपने दयाराम साहनी के बारे में बात करी होगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने राखलदास बनर्जी के बारे में बात करी। ऐसे बहुत सारे नाम हमने पढ़े। उसी के बीच में एक किताब आपसे हमेशा पूछ ली जाती है कि भारत एक खोज, ये किताब किसकी है? तो भारत एक खोज मैंने आपको पहले भी बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई किताब है। द एंशिएंट इंडिया का बहुत अच्छा विस्तार इसी में दिया गया है। तो अब इस कहानी को हम आगे बढ़ते हैं और जब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल को, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं आर्यनों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यन। तो ये नक्शा, ये मैप हमें आर्यनों के बारे में बताता है। आर्यनों को बताया जाता है कि वो मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से आने का जो निर्णय था, ये जो बताना था, वो मैक्स मूलर ने बताया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर। इस नाम को हमेशा याद रखिएगा, मैक्स मूलर। इस समय में हमने आर्यनों के बारे में बात करी। तो आर्यनों के मैंने जैसे आपको पहले बताया, टाइम मैंने आपको बता दिया है 1500 से 1000 के बीच का समय यहां था। इसके बीच में मैंने आपको बताया कि आर्यन कौन थे, आर्यन किस भाषा से, संस्कृत इनकी भाषा का जो निवारण था वो संस्कृत था। और ये बताने वाले हमें थे मैक्स मूलर ने कुछ तथ्यों को लिया और बताया कि भारत में आने वाली पर्सनालिटी मध्य एशिया से आई, जिसका नाम था आर्यन। जिसका नाम क्या था? आर्यन। ये आर्यन ही लोग थे जो मध्य एशिया से आए। तो अब हम बात करते हैं आर्यनों के बारे में। आर्यन से भारत का क्या लेना देना था? तो सबसे पहले मैप पे जाते हैं, मध्य एशिया को समझते हैं। मध्य एशिया के बाद अगर हम बात करें तो सप्त सिंधु प्रदेश को समझते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश को समझते आजकल जिस हम खैबर पास के दर्रे की बात करते हैं, लिपू लेक के दर्रे की बात करते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा नेपाल से विवाद बढ़ता जा रहा है, तनातनी बढ़ रही है, चीन के साथ तनातनी बढ़ रही है। ये सब दर्रे, ये सब पासेस हमारे पास बहुत समय से जुड़े हुए थे और इनसे हमें क्या आया और क्या हमें मिला, इस पर हम बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले उस मैप को, किसे हमने कहा सप्त सिंधु प्रदेश। देखिए, अब आप मैप पर आ गए होंगे और आपने देखा होगा कि ये एक मैप आपके सामने आ रहा है। ये इस एरिया को कहते हैं मध्य एशिया का जो हिस्सा आता है वो कहलाता है कुछ थोड़ा सा रशिया से मिलता हुआ, कुछ थोड़ा सा चीन मंगोलिया से होता हुआ रास्ता जो आपको दिख रहा है, यही है मध्य एशिया। मध्य एशिया से आने वाली पर्सनालिटी को कहा गया आर्यन। और आर्यनों के आने का मार्ग ये दिखाई दे रहा है। और यहां से जब आप देखते हैं तो ये एरिया,
ये इंडिया का ऊपर वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यही कहलाता है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश का मीनिंग साफ था कि 7 नदियों का आप, 7 नदियों का आना। यहां से 7 नदियां आपके सामने निकलती दिखाई देती हैं, जिसमें से होती है सिंधु, रावी, सतलज, व्यास, चिनाब। ये सारी नदियां लगभग यहां आती हैं। आज के समय पर इसको पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, आज इसको पंजाब के नाम से भी जानते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश। तो आर्यनों का यहां से जब आना हुआ, आगमन हुआ, तो उन्होंने खैबर पास के दर्रे को पार किया और खैबर पास के दर्रे से वो अंदर भारत में आए। तो मैक्स मुलर ने ऐसा क्यों कहा? मैक्स मुलर से पहले जो भी थ्योरी बताने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि आर्यन जो भारत में आ रहे थे वो कैसे आए। उससे पहले अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंत को मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत था वो कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के अंत में कुछ लोगों ने बताया कि नदी में बाढ़ आई होगी, कुछ ने कहा कि सभ्यता के लोग अपने आप चले गए होंगे, कुछ कारण रहा होगा। लेकिन मैक्स मुलर ने सिद्ध किया कि एक पुरंदर नाम की पर्सनैलिटी या पुरंदर जैसी कोई चीज यहां पर दिखी, जिसका नाम था पुरंदर, का मतलब था किलो को जीतने वाला, जिसे बाद में इसकी पुष्टि करी गई इंद्र के नाम से। इसे इंद्र के नाम से भी जाना गया। इंद्र देवता जिसे आज हम जानते हैं इंद्र, वो देवता को मैक्स मुलर ने पुरंदर के नाम से बताया। अश्व एक नाम था, अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, जो भारत में नहीं होता था। ये उस समय मध्य एशिया, यूरोप का एक जीव था जो भारत में आर्यनों के साथ दिखाई दिया। आर्यनों का नाम आर्यन क्यों पड़ा, ये भी एक बड़ा बात थी। आर्यनों का नाम आर्यन इसलिए पड़ा कि आर्यन का मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और इन्होंने अपने साथ एक धातु की खोज करी थी, वो था लोहा, आयरन। आयरन बहुत मजबूत होता था, सर्वश्रेष्ठ था, धातुओं में सबसे मजबूत धातु, तो इसीलिए इसके साथ साथ इनको आर्यन के नाम से भी जाना गया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान, पंजाब, ये सब इन्हीं के आर्यनों के एरिया हुआ करते थे जहां से ये आए। यहीं से इनकी भाषा के बारे में पता लगा। इनकी मुख्य भाषा संस्कृत। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो भाषा थी वो सिंबॉलिक थी, प्रतीकात्मक, लेकिन यहां पर यह भाषा बदल गई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में किसका नाम आता है, तो सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यनों की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। यहां पर जो सभ्यता पैदा हुई वो ग्राम सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, यहां की सभ्यता ग्राम सभ्यता थी, ग्रामीण। इन्होंने छोटे छोटे कबीलों में अपने आप को तोड़ लिया और इन कबीलों को तोड़कर ही ये राजा राज शासन करने लगे, जबकि इससे पहले हड़प्पा में ऐसा नहीं दिखाई दिया। हड़प्पा सभ्यता यहाँ के सभ्यता के मुकाबले बिल्कुल विपरीत थी। वह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, बड़े बड़े नगरों का होना था। वहां पर बड़े बड़े नगर जो स्टैब्लिश थे वो बड़े अच्छे ढंग से बनाए हुए थे, जबकि अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ गांव थे, छोटे कबीले थे। उन कबीलों में हमेशा झगड़ा रहता था। इनमें से कुछ मुख्य कबीले हैं 5, जिनके बारे में मैंने बताया। दारमा है, अनु है, यदु है, त्रुसल है और पुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। पुरु, इनमें से बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन से 5 मुख्य गण थे। गणों का राजा जो था उसे गणपति कहा जाता था या गणाधीश कहा जाता था। यह छोटी यूनिट थी। अब यहां पर बात आती है इन राजाओं की जो आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ा होता रहता था। इसमें से एक युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। इनमें 10 राजाओं की एक मंडली बनाई गई और इन राजाओं ने आपस में एक लड़ाई करी इन गणों के लिए। ये गण आपस में एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को जीतना चाहते थे। इसी में एक राजा का नाम मिलेगा सुदास। ये सुदास ही है जो भरत नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का नाम भारत का कैसे पड़ा, तो भारत का नाम सुदास के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। अब बात करते हैं भरत के बारे में। भरत से पहले या भारत से पहले भारत का नाम क्या था, तो इसे जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा में, इस सभ्यता में, इस नगर को या इन जगहों को जम्बूद्वीप के नाम से भी संबोधित किया गया है। आज अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ घर में जो पुजारी आते हैं, पंडित आते हैं, तो पूजा करते वक्त ये बोल देते हैं जम्बूद्वीप नमः, ग्राम देवी भूमि देवी नमः। तो ग्राम देवी, भूमि देवी, जम्बूद्वीप, ये सारे नाम जो आप देखते हैं, सुनते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा सुदास के बारे में बात हुई। सुदास जो था वो बड़ा हठधर्मी राजा था। उसके जो गुरु थे, कुल गुरु थे, उन्होंने उसको बदल दिया और इस वजह से उनका युद्ध तैयार हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि विश्वामित्र इसमें अपना अपमान मानने लगे। विश्वामित्र को अपमान की घृणा होने लगी कि भाई मैं अपमानित हो गया हूं, मुझे इन्होंने अपना कुल पुरोहित क्यों नहीं बनाया। और इसी वजह से विश्वामित्र ने एक पार्टी
तैयार करी जिसमें 10 राजाओं ने सुदास पर हमला शुरू कर दिया। सुदास ने जब हमला शुरू किया या सुदास पर जब हमला हुआ तो सुदास इस युद्ध को जीत गया और उसने विश्वामित्र को कुल पुरोहित के पद से हटाकर अपने कुल पुरोहित को रख लिया, जो गुरु वशिष्ठ के रूप में जाने गए। इसके बाद अगर हम बात करें, अब बात करते हैं ऋग्वेद में सरस्वती नदी के अलावा कुछ मुख्य नदियों के बारे में। सरस्वती नदी के बाद भारत में कुछ मुख्य नदियां दिखाई दी जिनके बारे में हम बात करते हैं। एग्जामिनर अधिकतर उन नदियों को पूछ लेता है कि ये नदियां कौन सी हैं, कहां हैं, इन नदियों का क्या नाम था। यह प्राचीन नाम बहुत ज्यादा पूछता है। ये अफगानिस्तान की बहने वाली कुछ प्राचीन नदियां हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। कुमा, जिसको बाद में आपने देखा है काबुल में बह रही है, ये कुमा नदी प्राचीन नाम से है, काबुल में बहती दिखती है। गोमती गोमल के नाम से दिखती है, गोमल। क्रुम, सुआसु, ये सभी नदियां जो हैं ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये पूछ सकता है। ये आपको वन लाइनर एग्जाम्स में पूछेगा, वो ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी नदी अफगानिस्तान में बहती हुई दिखती है ऋग्वैदिक काल से पहले या फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक काल में कहां कहां दिखती है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण रिवर्स जहां पर आपको दिखाई देती हैं, जैसे सरस्वती, सिंधु, बिपाशा। देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिपाशा। व्यास नदी को विपाशा कहते हैं। ये कई बार आ चुका है पेपर में, मिलान करने में क्वेश्चन कई बार दे देता है और वो पूछता है। पुरुषणी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषणी के बारे में पूछता है। रावी नदी के बारे में पूछता है कि पुरुषणी को ऋग्वैदिक काल में क्या नाम से जानते थे, या रावी नदी का पुराना प्राचीन नाम क्या है। ऐसे पूछता है कि व्यास का प्राचीन नाम क्या है, और अस्कनी के बारे में भी वो पूछता है। अस्कनी रिवर को भी वो पूछता है। ये नदियां क्यों पूछता है, इसका रीजन है क्योंकि ये नदियां भारत से संबंधित हैं और भारत से संबंधित होने के कारण ये नदियां पूछी जाती हैं। वितस्ता, झेलम। अब अगर हम बात करें इसके बाद कि यहां पर जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर जो डिबेट होते रहे, पुरंदर की कहानी जो थी वो यही थी कि पुरंदर नदियों को पार करता और किलों को ढेर कर देता था। पुरंदर को पार करता और नदियों को ढेर करके वो जीतता चला गया और इसने एक सभ्यता की शुरुआत करी। यहाँ की सभ्यता की सबसे अच्छी बातों में से एक बात कि यह सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की तरह स्त्रियों का सम्मान करती थी, उनको मानती थी। सभा और समिति जैसी दो संगतियां रखी गई। सभा और समिति का अपना एक दर्जा था। जो राजन था उसे चुनने में सभा और समिति का एक महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। लेकिन ये रोल, सभा और समिति का जो रोल रहा है, ये कैसे हम कहते हैं कि सभा और समिति के साथ हुआ। यहां तक एक विवाद रहता है। सभा और समिति को यहां पर दो कन्याओं के रूप में न जानकर एक दो ऋषियों, एक ऋषि की दो कन्याओं के रूप में इसको मान लिया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि हमें सब बातों की पुष्टि कहां से होती है, तो हमें पता लगता है 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, ये बुगुजगोई का अभिलेख है। बुगुजगोई का अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि अभिलेख क्या है, तो ये बताया जाता है बुगुजगोई के अभिलेख से। कि इसकी पुष्टि के साथ साथ हम आर्यनों के मुख्य वेदों के बारे में बात करें तो मुख्य प्रकार से या मेन 4 ही वेदों को रखा गया, परंतु वेदों को समय के अनुसार 4 बना दिया गया। लेकिन अगर हम उसे समय से ना नापें, उनके कर्म से, उनके कांड से या उनके लिखे गए लेखों से पता लगे, तो शुरू के 3 ही वेदों को वेदों में माना गया। इसी को कहते हैं त्रिवेदा। चौथा वेद अथर्ववेद था, जिसमें जादू, टोना, टोटका, उपचार, इन सब के बारे में बताया गया। जबकि शुरू के 3 वेदों को प्रकृति के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। यह प्रकृति के यूजर मैनुअल हैं कि प्रकृति ने हमें क्या दिया, कैसे दिया, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि इनके वेदों के टाइम पीरियड को, तो ऋग्वैदिक काल के समय को ऋग्वैदिक काल या सबसे बड़ा काल है, या सबसे बड़ा टाइम पीरियड इसी का माना जाता है। सबसे पुराना वेद भी यही है। इसे लिखने में 1500 से लेकर 1000 बीसी का समय लगा, और यही है सबसे बड़ा या सबसे पुराना वेद। बाकी के 3 वेदों को लिखने के लिए 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। तो टोटल अगर कभी आपसे वो पूछ ले कि बताइए ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक का जो समय है वो कहलाता है 1500 से लेकर 600 बीसी तक। तो 3 जो टाइम आपके सामने दिख रहे हैं,
पहले आपसे वो पूछेगा ऋग्वैदिक काल का समय, तो आपने बताया कि 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। और अगर वो पूछेगा कि तीनों कालों का या चारों कालों का समय, तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा वेद जिसे कहा जाता है वो होता है ऋग्वैदिक काल। सबसे बड़ा काल या सबसे बड़ा वेद वो है ऋग्वैदिक के वेद। ऋग्वैदिक के बाद अगर हम बात करें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों के साथ हमारे ये वैदिक काल को शुरुआत देखते हैं। तो चलो देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या था। अब बात आती है ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, देखिए जैसे मैंने आपको बताया आर्यनों का प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। अगर हम बात करें इसके प्राचीनतम वेद की और इसके अंदर के मटेरियल की, तो इसमें 10 मंडल है, 1028 शुक्तियां हैं और 10,462 मंत्र हैं। 10,462 मंत्रों का उच्चारण इसी में लिखा गया है। सबसे बड़ा वेद भी यही है। और अगर हम बात करें कि इसके पढ़ने वाले को या इनके पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, होत्र कहा जाता था। इनसे पढ़ने जो इसको वाचन करते थे, पढ़ते थे, उसको हम होत्र कहते थे। अब बात आती है वेदों का संकलन। वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वारा इसका संकलन किया गया। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, जिन पर मैं सर्कल कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें से ये 10 मंडल, 1028 शुक्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक्स, और ये है मंत्र। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। होत्र, वो पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में होत्र कौन थे या होत्र का क्या संबंध है। होत्र केवल वो लोग हुआ करते थे या वो ऋषि जो ऋग्वेद को पढ़ने की परमिशन रखते थे, उन्हीं को कहते थे होत्र। अब वो पूछेगा कि ऋग्वेद में या वेदों का संकलन करता किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद का संकलन करता जो है वो महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी को माना जाता है। अब बात पूछेगा कि मंत्रों का, विश्वामित्र, वेदव्यास, वशिष्ठ, ये सभी हैं, भारद्वाज। या आज के समय पर आपको एक सरनेम मिल रहा है, ये सरनेम भी है, ये उस समय के ऋषि हैं जिन्होंने इसका उल्लेख किया है, जिन्होंने इसके बारे में बताया। ये उसी परिवार, उसी मंडल के लोग हुआ करते थे। अब बात आती है सर्वप्रथम दूसरे और 7वें मंडल की रचना हुई। ये सबसे पुराने मंडलों में से एक है। अगर हम बात करें पहला और 10वां मंडल, तो वह नए मंडल है। पहला और 10वां नए मंडल है। पहले मंडल में हमें इंट्रोडक्शन दिया गया मनु के बारे में, मनु की स्मृति के बारे में, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में महर्षि मनु ने इंसान को कर्म के आधार पर 4 वर्णों में भाग दिया। उसने कर्म के आधार पर इंसान को कहा कि 4 वर्णों में विभक्त होगा, और वह वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसने कहा ब्राह्मण सर्वसे ऊपर होगा, उसके बाद क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र होगा। ये कर्म के आधार पर बना दिए गए। ऐसे करने पर उसने इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए बाधित किया। उसने कहा कि जो आज आदमी का जैसा कर्म है, उसे उसी कर्म के अनुसार उसको वर्ण व्यवस्था में रखना होगा। यहीं पर आपने देखा होगा कि 10वें मंडल के अंदर पहले और 10वें के बाद, पहले में इंट्रोडक्शन दिया गया और 10वें में उस सिस्टम को फॉलो करने का तरीका बताया गया। अब बात आती है इस मंडल में या इनमें सोम के बारे में बताया। देवता सोम, सोम या देवताओं का प्रिय भोजन जो था, प्रिय आहार जो बताया गया, उस सोम को बताया गया। प्रिय पेय पदार्थ है ऐसा सोम। वो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि ऋग्वेद में सबसे प्रिय जो इनका पेय पदार्थ है वो क्या है, तो वो सोम है। देवताओं को सोमरस के बारे में बताता है कि सोमरस लेने के बारे में बताया गया, तो ये सोम ही है। इंद्र का जिक्र जिसमें मैंने बताया आपको कि यहाँ पुरंदर के नाम से जिसको जाना गया वह इंद्र ही थे। इंद्र देवता को, इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर, और इंद्र को ही परिभाषित करते हुए बताते हैं कि यह जो देवता है ये किलों को जीतने वाला देवता है, किलों को ढह जाने वाला। ये किलों को तोड़कर अंदर घुसता था और राजाओं की तरह जीतना, यही से पता लगा। ऋग्वेद में ही चलते पानी को क्रॉस करना, सब इस तरीके की बातों को बताया गया कि उन्होंने बताया कि हम पानी को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अपनी उसने दुविधाएं बताई। उत्तर वैदिक काल तक आते आते उसने सब चीजों को क्लियर करा कि इन लोगों को जीतना इसलिए हमारे लिए मुश्किल था कि हम धाराओं से विपरीत नहीं जा पा रहे थे। हमारे जो घोड़े थे या जानवर जो थे वो इतनी मुसीबतों में झेल रहे थे। इन तरीके की चीजों को यहाँ पर उन्होंने बताया। एक बड़ी बात जो थी वो थी गायत्री मंत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र सूर्य की आराधना है। ये भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया गया है। गायत्री मंत्र के बारे में भी बताया। तीसरे मंडल में
सातवें मंडल में, ये सब चीजें जो है वो मैंने आपको मेंशन करी है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर बताया ना, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सरस्वती को समर्पित है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये वही है, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है यही है गायत्री मंत्र, इसी का उल्लेख है ऋग्वेद में। ये मंत्र का उल्लेख जो है वो तीसरे मंडल में दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था जो 10वें मंडल में दी गई थी, 4 वर्णों में इंसान को बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह बताया गया कि क्रम से अनुसार, पहले तो इसको क्रम के या उनके काम के अनुसार बताया गया, परंतु बाद में इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया और बताया गया कि इंसान का जो जन्म है वो कुछ इस प्रकार लिखा है कि उसने कहा कि मुख से पैदा होने वाले को ब्राह्मण, भुजाओं से पैदा होने वाले को क्षत्रिय और जांघ से पैदा होने वाले को वैश्य और चरणों से पैदा होने वाले को शूद्र की उपाधि या दर्जा दिया जाए। तो इस तरीके की जो सिस्टम था ये यहीं पर मेंशन कर दिया गया। पहले में इसके बारे में बताया और 10वें मंडल में इसको क्लैरिफाई कर दिया गया। बात आती है इंद्र की या अग्नि देवता की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में अग्नि देवता का कितनी बार जिक्र किया गया है, या वो पूछेगा कि भैया इंद्र देवता का कितनी बार जिक्र किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंद्र देव 250 बार इसमें आए हैं और अग्नि देवता का 200 बार इसमें जिक्र या उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद को सबसे बड़ा वेद माना जाता है। ऋग्वेद का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा बड़ा है, इसीलिए इसका काल भी अलग बनाया गया। 1500 से लेकर 1000 BC, तो यहां तक के जो टाइम पीरियड था वो कहलाता था ऋग्वैदिक काल, और ये काल कहलाएगा 1500 BC से 1000 BC। तो अब हमने जो पढ़ा है वो 1500 से 1000 BC को कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है 1000 BC से आगे की। 1000 से BC से आगे क्या हुआ? तो जो ये यजुर्वेद का काल है, सामवेद का काल है, इन कालों को लिखने का समय जो है वो है 1500 से, इन कालों को लिखने का जो समय है वो है 1000 BC से 600 BC, 600 BC तक यह आता है। इस समय पर अब हम 600 BC को पढ़ेंगे। 600 BC के समय को जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है यजुर्वेद। ये कौन सा वेद हम पढ़ते हैं? यजुर्वेद। अब बात आती है यजुर्वेद की। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, यजुर्वेद में आपको पता लग रहा होगा कि यजुर्वेद में विधि विधान तथा अन्य कर्म कांडों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। यह बताता है कि विधि विधानों का, कर्म कांड का, जैसे आप मंत्रों का उच्चारण किया, मैंने आपको कहा कि अभी हमने गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे तो गायत्री मंत्र में हमने पढ़ा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्। अब इसे हम कैसे गा सकते हैं? तो इसमें गद और पद का संकलन मिलता है। गद और पद जब आप देखते होंगे तो कुछ आप पोस्ट देखते हैं, कुछ आप पोएट देखते हैं, तो यहां पर दोनों का पोस्ट एंड पोएट का कॉम्बिनेशन है। इसमें पोस्ट एंड पोएट को जोड़ दिया गया और बताया गया कि भाई कब आपको कैसे पढ़ना है। इसमें 2 पक्ष बताए गए, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के टाइम पर हमें इसको कैसे बोलना है, शुक्ल पक्ष के समय पर हमें इसे कैसे पढ़ना है। यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण की विधि को डिफाइन कर दिया गया, मंत्रों को कैसे बोलना है ये बताया गया, किस समय पर बोलना है ये बताया गया, क्या उसके समय उसके प्रावधान होने चाहिए, सब यजुर्वेद में बताया गया। अब अगला आता है श्यामवेद। श्यामवेद को म्यूजिक का, राग का, मल्हार का, गीत का, संगीत का घर कहा जाता है। यह वेद हमारे यहाँ पर जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ओरिजिन हुए हैं, राग, मल्हार, गीत, भैरवी, जो भी आए हैं वो सब यहीं से। पृथ्वी का जन्म, यह वो कहता है कि धरती पर जो भी चीज पैदा हो रही है उन सब में जो म्यूजिक है वो सामवेद ने बताया कि दुनिया की हर एक चीज म्यूजिक से जुड़ी हुई है, वो है सामवेद। सामवेद म्यूजिक से, संगीत से जुड़ा हुआ वेद था, गान से।